हाय एवरीवन। तो फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम यूजी का पोर्टल भी लॉन्च हो गया है। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम रेगुलर में एडमिशन लेने का डिटेल प्रोसेस क्या है। वो जो 3 फेजेस की आपकी बात होती है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, इसे हम हर एक फेज को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला फेज क्या होता है, आप लोगों का जो CSAS का पोर्टल लॉन्च हुआ है, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करके इसका फॉर्म भरना होता है और इसके अंदर आपको कुछ आपकी पर्सनल डिटेल मांगी जाती हैं, आपकी एकेडमिक डिटेल मांगी जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और स्पोर्ट्स या ECA कोटा की डिटेल मांगी जाती है और आपको 250 रुपये की इस पोर्टल की जो फीस होती है वो पे करनी होती है। CSAS का फेज 1 में जो ये पोर्टल लॉन्च हुआ है, यही काम होता है। अब इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगे जाएंगे, देखिए इसके अंदर जो फोटो और सिग्नेचर है वो आपका CUET फॉर्म से लिंक हो जाएगा अपने आप ही, तो वो तो शायद अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा 10th और 12th की मार्कशीट सेल्फ अटैच करके आप अपलोड करोगे। अगर ओरिजिनल कर दी है कोई दिक्कत नहीं है, अगर बिना सेल्फ अटैच करे कर दी है तो भी कोई मसला नहीं है। 10th और 12th की मार्कशीट, इसके अलावा अगर आपकी कोई रिजर्व कैटेगरी है उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। रिजर्व कैटेगरी में अगर आप OBC या EWS से बिलोंग करते हो तो आपका डॉक्यूमेंट 31 मार्च 2025 के बाद का इशू किया हुआ होना चाहिए। ये बात पिछले 4 महीने से बताई जा रही है। आई होप अब आपको डॉक्यूमेंट आपके पास क्लियर होगा। इसके अलावा अगर आपका कुछ और कोटा है, डिसेबल कोटा है उसका डॉक्यूमेंट लगेगा, CW कोटा है उसका डॉक्यूमेंट लगेगा, आप स्पोर्ट्स या ECA के थ्रू अप्लाई कर रहे हो उसके डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपका ऑर्फन कोटा है या आप किसी माइनॉरिटी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो उसका डॉक्यूमेंट लगेगा। वो डॉक्यूमेंट आपको इसमें अपलोड करने हैं। और अगेन जो 250 रुपये की फीस है, SC ST और डिसेबल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये की फीस है। और अगर आप स्पोर्ट्स या ECA के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे। अगर आप म्यूजिक या परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 400 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। तो इस फेज 1 के फॉर्म को आपको भरना है। इसके बाद आपका शुरुआत होता है फेज 2 का। फेज 2 आपका स्टार्ट होगा CUET UG के रिजल्ट आने के बाद, उससे पहले स्टार्ट नहीं होगा जी। फेज 2 में आपको क्या करना होता है, चॉइस प्रेफरेंस देनी होती है। अब जैसे DU के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफर करे जाते हैं। BA प्रोग्राम में अप्रोक्स 180 से ज़्यादा कॉम्बिनेशन ऑफर किए जाते हैं। BA प्रोग्राम में आपका ग्रेजुएशन 2 सब्जेक्ट्स में होता है तो 180 से ज़्यादा कॉम्बिनेशन सिंगल BA प्रोग्राम में ही है। और इसके अलावा और भी कोर्सेज हैं लाइक BA ऑनर्स इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, BCom ऑनर्स, BCom प्रोग्राम, BSc ऑनर्स, बहुत सारे कोर्स हैं, BBA वगैरह हो गया। तो टोटल जो कोर्सेज होते हैं और वो कोर्सेज किन किन कॉलेजेस में ऑफर करे जाते हैं उनकी एक लिस्ट जो है वो आपको फेज 2 में आपके इसी पोर्टल में शो करेगी, बेस्ड ऑन योर एलिजिबिलिटी और बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट इन विच यू हैव अपीयर्ड इन CUET। वो चीज़ें वहाँ पे शो कर देंगी। अब इस फेज 2 में आपको चॉइस प्रेफरेंस देना है। आपसे ये हाईली रिकमेंड करा जाता है जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलेजेस एंड कोर्सेज के कॉम्बिनेशन आप प्रेफरेंस में दे सको उतने दीजिए, ठीक है। और अगेन आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से वहाँ पे जो लिस्ट है वो शो करेगी। आप कहीं ये ना समझो कि सर मुझे ये कोर्स शो नहीं हो रहा, वो कोर्स आपको इसलिए भी नहीं शो हो रहा होगा, हो सकता है आप उसके लिए एलिजिबल ना हो, आपने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ CUET का सब्जेक्ट ना दिया हो। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। तो ये फेज 2 आपका CUET UG के रिजल्ट के बाद शुरू होगा। फेज 2 में जो चॉइस प्रेफरेंस है, आप इस बात का ध्यान रखना कि 1 सिटिंग में जनरली ये काम होता नहीं है। कुछ लोग कर भी लेते हैं, कुछ लोग 1 सिटिंग में 8-10 प्रेफरेंस ऐड कर दिए फिर वो अगले दिन ऐड कर रहे हैं। तो जब भी आप ये चॉइस प्रेफरेंस करो, ऐड करो, तो उस चीज़ को सेव ज़रूर करो, उस चॉइस प्रेफरेंस को सेव जरूर करो। कहीं ऐसा ना हो कि आपने ऐड कर लिया फिर पोर्टल लॉग आउट कर लिया, नेक्स्ट डे लॉग इन कर रहे हो, देन आप ये देख रहे हो कि यार मैंने 8 कॉलेजेस ऐड करते कहाँ चले गए। तो कभी भी आप प्रेफरेंस ऐड करने वाला ऑप्शन एक्सरसाइज करो तो उसको सेव जरूर करो, ठीक है। और जो भी यूनिवर्सिटी शेड्यूल अनाउंस करेगी कि लास्ट डेट कब है, उस लास्ट डेट से पहले पहले आप जितनी बार चाहो उसमें एडिटिंग कर सकते हो चॉइस प्रेफरेंस में। और जैसे ही डेडलाइन आएंगी तो डेडलाइन के वक्त जितनी भी आपके चॉइस प्रेफरेंस सेव आपने करे होंगे वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। और वो जो प्रेफरेंस लॉक हो गए प्लस आपका CUET का स्कोर कार्ड, इनके बेसिस पर फिर आपका अलॉटमेंट होगा। और ये अलॉटमेंट स्टार्ट होता है फेज 3 से।
अब फेज 3 में आने से पहले कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ। देखो, जब आप फॉर्म भरोगे ना फेज 1 का, तो मेक श्योर अपने 10th और 12th के मार्क्स बहुत केयरफुली भरना, क्योंकि जब स्कोर सेम हो जाता है सीयूटी का, तो 12th के मार्क्स ही एज अ टाई ब्रेकर रूल काम आते हैं। तो वो मार्क्स बहुत केयरफुली ऐड करना। थ्योरी और प्रैक्टिकल के अलग अलग मार्क्स पूछे जाते हैं, वो केयरफुली ऐड करना। जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल का कंपोनेंट नहीं है, उस सेक्शन में वहाँ पे 0 लिख देना। तो इन चीज़ों को प्लीज समझना। आप फॉर्म भरोगे तो इंस्ट्रक्शन सभी कुछ ऊपर लिखी रहती हैं, ठीक है। तो अब ये फेज 1 हो गया, फेज 2 हो गया। अच्छा, एक बात और बता दूं, जैसे कि मैंने कहा फेज 2 जो है सीयूटी यूजी के रिजल्ट के बाद स्टार्ट होता है। तो फेज 2 जब स्टार्ट होगा तो उस टाइम में फेज 1 भी चलता रहेगा। कहीं आप ये ना समझो कि सर फेज 2 स्टार्ट हो गया, मैंने तो फेज 1 भी नहीं भरा था। आप फेज 1 भी भर सकते हो सीयूटी यूजी के रिजल्ट आने के बाद, और फेज 2 तो स्टार्ट हो ही जाता है, ठीक। अब इसके बाद शुरू होता है फेज 3। फेज 3 में कोई फॉर्म नहीं भरना। फेज 3 में आपके 2 से 3 राउंड्स यूनिवर्सिटी रिलीज करती है, जिसे कहते हैं सीट अलोकेशन प्रोसेस। अब इसमें क्या होगा, इसका भी शेड्यूल पूरा वेबसाइट पर आता है भाई, कि फेज 3 में राउंड 1 कब अलॉट हो रहा है, उसके लिए कब तक सीट एक्सेप्ट कर सकते हैं, कब तक फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो वो शेड्यूल चेक करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, राइट। तो फेज 3 में हमारा मान लीजिए फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया। तो ये वो टाइम होता है जब आपको पता चल जाता है कि फाइनली आपके प्रेफरेंस प्लस सीयूटी स्कोर के बेसिस पर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज या कोर्स अलॉट हो रहा है या नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फर्स्ट राउंड में जनरली क्या करती है, मान लीजिए किसी कॉलेज में 50 सीट्स हैं, तो वो कोशिश करती है कि 50 से ज़्यादा अलॉटमेंट करें, ताकि जल्द से जल्द जो सीट्स हैं उन्हें भरा जा सके। ये फर्स्ट राउंड में यूनिवर्सिटी करती है। और हर एक राउंड में यूनिवर्सिटी क्या करती है, मान लीजिए आपकी कैटेगरी ओबीसी है, लेकिन आपकी कट ऑफ यूआर में मैच कर रही है, अनरिजर्व में मैच कर रही है, तो आपका सीट अलोकेशन अनरिजर्व कैटेगरी में भी वो कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कैटेगरी का फायदा ना मिला, कहीं आप ये सोचो ना, ऐसा नहीं है। कैटेगरी के फायदा को ध्यान में रखते हुए ही वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करते हैं कि अगर किसी बच्चे को ओबीसी कैटेगरी के अलावा हम यूआर में एडमिशन दे पा रहे हैं अनरिजर्व में, तो अनरिजर्व में उसको सीट अलोकेशन करें। नाउ फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया। अब इसके अंदर क्या होगा, आपको मान लीजिए कोई सीट मिल गई, तो आपको सीट को एक्सेप्ट करना होगा ऑनलाइन ही, उसी पोर्टल से जिस पोर्टल से आपने फेज 1 और फेज 2 का रजिस्ट्रेशन करा है। आप सीट को एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट करने के बाद जो भी डिपार्टमेंट या कॉलेज है वो उसको डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा जो आपने ऑनलाइन अपलोड करे होंगे। अगर उन्हें कोई गड़बड़ी लगती है तो वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। वो आपके पोर्टल में रिमार्क्स डाल सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट गलत है, इसे दोबारा हमको मेल कर दीजिए, या वहाँ पे अपलोड का ऑप्शन ओपन कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें जब आप कर दोगे, आपके डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई हो जाएंगे, तो उसी पोर्टल से आपको फीस पेमेंट कर देनी है और आपका जो एडमिशन है प्रोविजनली कंफर्म हो जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। नाउ फर्स्ट राउंड के बाद जो ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं होती, वो डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, सेकंड राउंड के लिए, ठीक है। अब फर्स्ट राउंड में जिन जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई होती है, उसमें भी 2 कैटेगरी के बच्चे होते हैं। एक तो वो जो अपनी सीट से सेटिस्फाइड हैं, और दूसरे वो जो सेटिस्फाइड नहीं है। अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड हो तो आप सारी एक्टिविटीज करोगे, सीट को एक्सेप्ट करोगे, ऑनलाइन फीस पेमेंट करोगे, और आप सीट से सेटिस्फाइड हो तो अपनी सीट को फ्रीज कर लोगे। फ्रीज का ऑप्शन फीस पेमेंट के बाद ही आएगा, राइट। फ्रीज कर लोगे, इट मीन्स यू आर डन, यू आर एडमिटेड इन द यूनिवर्सिटी, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन अपकमिंग राउंड्स, आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड हो। और अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो उस कंडीशन में आप अगेन सीट एक्सेप्ट करोगे, फीस पेमेंट करोगे और अपग्रेड का ऑप्शन चूज करोगे, और नेक्स्ट राउंड में आपको कंसिडर कर लिया जाएगा। जो बच्चे ये सोचेंगे कि यार फर्स्ट राउंड में मुझे मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला, मैं डायरेक्टली सेकंड राउंड में चला जाता हूँ, तो डायरेक्टली नहीं जा सकते जी। सेकंड राउंड में जाने के लिए आपको फर्स्ट राउंड में सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, फीस पेमेंट भी करनी पड़ेगी, अपग्रेड का ऑप्शन भी चूज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट राउंड में यानी कि सेकंड राउंड में जा सकते हो। फिर आएगा सेकंड राउंड। सेकंड राउंड शुरू होने से पहले आप लोगों को, जो ऐसे बच्चे हैं जो अपग्रेड करके आ रहे हैं और जो ऐसे बच्चे हैं जो जिनको सीट नहीं मिली, दोनों ही बच्चों को अपने डिफरेंस में मॉडिफिकेशन का टाइम दिया जाएगा। जो बच्चे अपग्रेड करके आ रहे हैं उन्हें समझिए किस तरह से मौका दिया जाएगा। मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपको 15th प्रेफरेंस का कॉलेज मिला, तो सेकंड राउंड शुरू होने से पहले 1 से लेकर 14 तक जो आपके कॉलेजेस के प्रेफरेंस हैं उनमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। उसमें एडिशन या डिलीटेशन नहीं, सिर्फ मॉडिफिकेशन, शफलिंग कर सकते हो 1 से 14 के बीच ओनली,
क्योंकि 15वें प्रेफरेंस आपको मिल गया, 15वें से नीचे की बात अब बिल्कुल खत्म हो गई। 1 से 14 के बीच में आप एडिटिंग कर सकते हो, और जिनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला जो प्रेफरेंस दिया है उसमें वो शफलिंग कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें कोई कॉलेज ही नहीं मिला तो वो जितने प्रेफरेंस उन्होंने भरे होंगे उन सब में वो शफलिंग कर सकते हैं। फिर सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा, सेम प्रोसेस होगा। जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट हुआ होगा वो सेम प्रोसेस फॉलो करेगा और फिर ये डिसाइड करेगा अपग्रेड करना है, फ्रीज करना है। और जिनको सीट अपग्रेड होकर मिली होगी वो अगेन सीट को एक्सेप्ट करेगा और बैलेंस अमाउंट पे करेगा। मान लीजिए पहले वाले कॉलेज की फीस 15,000 है, दूसरे वाले की 18,000 है, तो 3,000 रुपये पे करोगे। और अगर दूसरे वाले कॉलेज की फीस कम है तो फीस पेमेंट की जरूरत आपको नेक्स्ट राउंड में नहीं होगी। अगर आपका सीट अपग्रेड हो रहा है तो जो बैलेंस अमाउंट है वो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एडमिशन प्रोसेस खत्म होने के बाद रिफंड कर दिया जाएगा। राइट, ये सारा डिटेल में प्रोसेस चलता है। ये 2 राउंड चलते हैं यूनिवर्सिटी के। इसके बाद वो एक मिडवे एंट्री लेकर आते हैं। मिडवे एंट्री में क्या होता है, जिसने फॉर्म नहीं भरा होता पहले काउंसलिंग का, उसके लिए फॉर्म दोबारा ओपन करे जाते हैं। उस वक्त फीस 1000 रुपीज़ की होती है और उसे फिर थर्ड राउंड के लिए कंसिडर करा जाता है। आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ रहे हो, मान लीजिए सेकेंड राउंड के बाद भी आपको मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला, अपग्रेड तो हो गया लेकिन फिर भी उस कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं हो, अब एडमिशन आपको लेना पड़ा था क्योंकि बिना एडमिशन लिए अपग्रेड कंसिडर नहीं करा जाता, तो आप अपना एडमिशन कैंसिल भी कर सकते हो अपने पोर्टल से। उसके चार्जेस लगते हैं 1000 रुपीज़, विड्रॉवल अमाउंट लगता है, वो पे करके आप सीट कैंसिल कर सकते हो और जो बैलेंस अमाउंट है वो एडमिशन प्रोसेस खत्म होने के बाद आपको रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है, ये सारा डिटेल में प्रोसेस चलता है। बाकी इसके बाद स्पॉट राउंड होते हैं और कुछ कुछ कंडीशन में ये भी देखा गया है कि स्पॉट राउंड के 2-3 राउंड होगा, उसके बाद मेरिट बेस पे एडमिशन हो रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर सीट्स को ज़्यादा पॉपुलर कॉलेजेस में बचती नहीं है। शुरुआत के 2-3 राउंड्स ही होते हैं जिसमें पॉपुलर कॉलेजेस में जो सीट्स हैं वो बचती हैं। ऑलराइट, और हर एक राउंड में जो भी अलॉटमेंट होता है, हर एक राउंड में आपको कोर्स एंड कॉलेज वाइज कट ऑफ भी दिखेगी कि इस कोर्स और इस कॉलेज में मिनिमम कितने वाले बच्चों का, कितने स्कोर वाले बच्चों का एडमिशन हुआ है, वो भी आपको हर एक राउंड में अपने CAS पोर्टल में नजर आएगा। ऑलराइट, ये सारा डिटेल प्रोसेस रहता है दोस्तों। आप बस इस चीज़ का ध्यान रखें, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट पर जो शेड्यूल आता है उस शेड्यूल का ध्यान रखें, कोई और मॉडिफिकेशन या अपडेट आती है उस चीज़ का भी ध्यान रखें। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।